वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में हम सभी बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम से जो आपका वीएसी सब्जेक्ट आया है नया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसकी यूनिट 1 करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन इसमें होने वाली है। तो आइए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे नोट्स की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर सिलेबस की बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम भारत का संविधान भी कहते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा लॉ है, यानी कि सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सारे इसमें पॉलिटिकल कोड्स लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर है पूरा, क्या प्रोसीजर होता है, हमारा यहाँ का पावर किसकी क्या है, ड्यूटीज क्या होती हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं किसके, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिटीजन्स की ड्यूटीज क्या हैं, ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। और ये पूरा अगर हम देखें तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, सबसे लंबा लिखा हुआ है। बेसिक फीचर्स की अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, एक तो ये लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको नवंबर 26, ठीक है, नवंबर 26 1949 को इसको अडॉप्ट किया था। और ओरिजिनली इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, जिसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 9 इसमें शेड्यूल्स हैं। और अभी तक 93 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स इसमें हो चुके हैं। ये 2003 तक का डेटा लिखा है, अभी तो 100 प्लस अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मॉडल है बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, कि हमें देखकर बाकी कंट्रीज अपना अच्छे से बना सकती हैं। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, हमारे प्रीएम्बल के अंदर एक वर्ड जहां पे मतलब जोड़ा गया था सोशलिस्ट और सेक्युलर, 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में। सोशलिस्ट का यहां पर मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को नेशनलाइज करना, सरकारी करना, यानी कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो सके, मतलब हो सके, ताकि ज्यादा कोई अमीर ना हो सोसाइटी में। और यहां पर सेक्युलरिज्म को हमने अपनाया है कि हमारा जो स्टेट है, जो हमारा देश होगा, किसी एक रिलीजन के ऊपर वो ज्यादा फोकस नहीं करेगा, सभी को बराबर समझेगा। सोवेरेनिटी रिसाइड्स इन द पीपल। हम जो भारत के लोग हैं, हमने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये लाइन ही ऐसे स्टार्ट होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, कि हमने खुद उसको इनेक्ट किया है, हम ही इसकी रक्षा करेंगे, हम ही इसके कस्टडियंस हैं। फिर आगे देखते हैं क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया जाता है कि जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट है उसकी पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी, यानी कि यहां पर जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पर भी होगी और स्टेट लेवल पर भी होगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो होती है गवर्नमेंट की, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। उसके मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल मिनिस्टर्स, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स आप कह सकते हो। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये सारे जो एक्शंस होते हैं ये लोकसभा में होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी पूरा नहीं है कि आप आसानी से कुछ भी अमेंडमेंट कर दोगे। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन काफी रिजिड है, बट अगर हम कंपेयर करें सो हमारा एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन रिजिड नहीं है ज्यादा, इसमें काफी ज्यादा प्रोसीजर्स हैं जिससे आप काफी फ्लेक्सिबली अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सभी को, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर हमारे पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स भी आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि सभी को इक्वालिटी मिले, फ्रीडम हो सभी के पास, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और इसके अलावा एजुकेशनल राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं। और सबसे एंड वाला जो है, इसको तो स्पिरिट ऑफ, आप मतलब ये समझ सकते हो कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपका कोई भी एक राइट वायलेट होता है तो आप सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर आगे आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 जो है ये बताता है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स हैं कुछ, लेकिन ये जस्टिफिएबल नहीं है, आप इनको जबरदस्ती इन्फोर्स नहीं करवा सकते। और ये जस्ट एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं कि भाई अगर स्टेट को चाहिए कि वो किसी का भला करना चाहता है, मान लो कोई SC ST OBC से आता है और कोई पर्टिकुलर स्टेट चाहता है कि भाई मैं उसको थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दूं, थोड़ा उसको फायदा दे दूं,
सो ये टोटली इस पे डिपेंड करता है स्टेट पे। आप इसको जाकर जबरदस्ती नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये हमें फायदा दो। फिर आता है क्वासी फेडरल इन नेचर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ पे पूरा फेडरलिज्म है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे कि फेडरलिज्म बहुत बारी खतरे में भी आ जाता है। पहले तो आपको फेडरलिज्म का मतलब बता दूं, जब हमारी पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल पर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सिंपल सी बात है। लेकिन बहुत बारी क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है, यानी कि गवर्नमेंट के पास सारे राइट, सारे पावर, सब कुछ आ जाता है और बाकी स्टेट वगैरह पे सब छिन जाता है भाई। सो ये क्वासी फेडरल इन नेचर है, हम कह सकते हैं। एडल्ट सफरेज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी एडल्ट सिटीजन्स जो भी 18 प्लस हैं उनको राइट टू वोट दिया है। आप जाकर राइट, आपके पास पूरा राइट है कि आप अपना वोट किसी को भी दे सकते हो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है, वो पूरी तरीके से आजाद है, ठीक है। वो जिसको चाहे भाई मतलब कुछ भी सुना सकता है फैसला, जो भी मन करे उसका, कुछ भी वो अपना मतलब सुना सकता है भाई, सिंपल सी बात है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मैंने आपको बता ही दिया है। जुडिशियल रिव्यू, यहां पर ये यूएस से ये फीचर लिया गया है कि अगर यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ पास करता है या स्टेट कोई ऐसा लॉ पास करता है जो हमारी जुडिशरी को अनलॉफुल लगता है, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जुडिशरी उसको रिव्यू कर कर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है। और अगर वो राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई खत्म कर सकती है वो जो भी लॉ बनाया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं और 42nd अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया था। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के अंतर्गत आती हैं। और इसके अलावा डेमोक्रेसी की बात करें, सो हमारी प्रीएम्बल बताती है कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, उनको पूरी जवाबदेही होती है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। और सभी को वन मैन वन वोट का राइट भी है भाई, सभी के पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि 18 प्लस सभी लोग भारत के वोट दे सकते हैं। डेमोक्रेसी अगर कहीं भी होती है तो वो सोसाइटी हमेशा आगे प्रोग्रेस करती है और पीसफुली पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म जो है उसको इक्वल समझा जाता है भारत के अंदर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म जो है हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म समभाव का, ये पुण्य श्लोक, ठीक है, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी ने इसको बताया था। उन्होंने एक मस्जिद और एक हिंदू टेम्पल, बौद्ध विहार, ये सब बनाया था, जो कि सर्वधर्म समभाव को दिखाता है कि भाई सभी धर्म बराबर हैं। इस कॉन्सेप्ट को आगे श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी ने भी आगे बढ़ाया, पर मेनली महात्मा गांधी जी ने इसको पॉपुलराइज किया। सर्वधर्म संभाव एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है इंडियन सेकुलरिज्म का जो इंडिपेंडेंट इंडिया में एमर्ज हुआ। गांधी जी ने ज्यादा से ज्यादा इस चीज को आगे बढ़ाया। ये इसके रूट्स हमारे हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन में है। जो टर्म है सर्वधर्म संभाव, ये बताता है कि इक्वल रिस्पेक्ट रखो सारे रिलीजन्स के लिए। सर्वधर्म संभाव ये बताता है कि भाई सारे रिलीजन्स जो हैं वो हमारा रास्ता तो एक ही है, भगवान की तरफ ले जाते हैं। गांधी जी भी यही मानते थे कि भाई रिलीजन एक ऐसा सोर्स है जो कि हमें जोड़ता है भगवान से, ठीक है। और हर रिलीजन यही सिखाता है नॉन वायलेंस, सभी का रिस्पेक्ट करो भाई, हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करो। और हर किसी के पास राइट है भाई, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आप किसी भी रिलीजन को मानो, प्रोपोगेट करो, प्रैक्टिस करो, सारे जो गॉड हैं वो बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि आप पूरी तरीके से ऑल रिलीजन्स आर इक्वली वैलिड वेज फॉर द नोइंग द गॉड, भगवान को जानने के लिए हर रिलीजन एक वैलिड रास्ता ही बताता है। हमारे यहाँ पर पूरी फ्रीडम दी जाती है, आप प्रैक्टिस करो किसी भी रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट करो, और पूरी तरीके से आपको इसकी फ्रीडम है भाई। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप सभी को पता ही होगा। सोशलिज्म, भाई देखो सोशलिज्म में ये बताया जाता है सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ना हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को नेशनलाइज किया जाए ताकि इनइक्वालिटीज को एंड किया जा सके, खासकर जो इकोनॉमिक इक्वालिटी इनइक्वालिटीज हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है गवर्नमेंट को कि एक प्लान्ड तरीके से सोशल डेवलपमेंट करना है।
और किसी एक बंदे के पास, किसी एक तबके के पास वेल्थ और पावर नहीं रहनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपीस भी बताता है हमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि भाई हर स्टेट अपने वहां के सिटीजन्स को, अपने वहां के लोगों के लिए, भलाई के लिए बहुत कुछ चीजें कर सकता है। सो यही था आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।